अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर फ़ारूक इन फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। 27 मई को 31 उलमा ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर एक फतवा जारी किया जिसके तहत सुसाइड बॉम्बिंग्स को हराम करार दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद भी इस्लाम में हराम है। लेकिन देखना ये है कि इस तरह के फतवों की अफादियत क्या है। इससे पहले भी इस तरह के फतवे जारी होते रहे लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग्स नहीं रुकी, सुसाइड बॉम्बिंग्स जारी रहीं। हमने देखना ये है कि इन फतवों की यूटिलिटी क्या है और रियासत को कोई और इक़दामात भी, प्रैक्टिकल इक़दामात भी करने पड़ेंगे इन सुसाइड बॉम्बिंग्स को रोकने के लिए। इन फतवों पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। 27 मई को इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 31 उलमा की तरफ से ये फतवा जारी किया गया कि इस्लाम में खुदकुश हमला और रियासत के खिलाफ शरीयत के नफाज के लिए मुसल्लह जंग करना हराम है। इस फतवे के साथ ही ये बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह के फतवों की अवामी सतह पर कोई अफादियत है और क्या वो अफराद जिन्हें खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता है वो इस किस्म के फतवों से मुतासर हो सकते हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर जो ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं सबसे पहले बात ये आती है कि एक ब्रेन वॉशिंग होती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कि सुसाइड, जो बॉम्बर भी थे जो कि पहले पकड़े गए, उनकी भी जो एक जहनी कैफियत थी उससे साफ जाहिर होता है कि कितने हद तक जो है ब्रेन वॉश थे। यानी कि एक से मिला तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तुम दोबारा ये करोगे? उसने कहा यकीनन करूँगा। तो एक कैफियत सी हो जाती है। तो उसमें जो है वो ट्रेनिंग तो बाद में आती है। ट्रेनिंग उसमें तो कोई ट्रेनिंग की इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग ज़्यादा ट्रेन होते हैं जो कि इनको तैयार करते हैं, उनकी वो शायद ज़्यादा ट्रेन होते हैं। जो कि सुसाइड बॉम्बर होता है वो तो एक लिहाज से जो है उसको तो एक आलेकार सा होता है, उसकी सिर्फ ब्रेन वॉशिंग होती है, वो ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को भी देखा है मैंने। लेकिन एक बात सही है कि जब ब्रेन वॉशिंग करते हैं तो उसके लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें इनको करती हैं। मैं जब ये साउथ वजिस्तान में जो आर्मी ऑपरेशन के बाद ऐसे बहुत से इलाके जो आए थे, जो देखा था मैंने, जहाँ पे जो इनके जो एक लिहाज से सेंटर थे इनके मिलिटेंट्स के, तो उसमें जो है जो उसमें बाज़ ऐसे कमरे थे जिसमें बाकायदा जो है वो जन्नत की तस्वीर बना के दिखाई गई थी। और जो है वो दिखाया ऐसा गया था जैसे कि जब तुम जहाँ पे जब ये करोगे सुसाइड बॉम्बिंग तो सीधा वहीं पे जाओगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो उससे ज़्यादा असर कबूल करेगा। इसकी वजह ये है कि वो मुकदमा जिसके हक़ में वो खड़ा है, उसके दलाइल जिसको दिए गए वो इन्हीं उलमा की किताबों से, इन्हीं उलमा की आरा से उस तक पहुँचे। इसलिए पहले या तो ये उलमाओं से रजू करें। मिसाल के तौर पर यह बात कि अब जो कही जा रही है कि रियासत, बस इस फतवे में जो अभी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से सामने आया उस उलमा की मजलिस में जिसका एहतमाम किया गया था कि रियासत अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करती, फ़र्ज़ कीजिए, तो उसके बावजूद उसका ये हक़ बाकी रहता है कि आप उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं सूद का निज़ाम राइज है, लेकिन इस कोताही के बावजूद रियासत के ख़िलाफ़ आप खड़े नहीं हो सकते। इससे पहले उलमा का मौक़िफ़ ये नहीं रहा। हमारे उलमा इस रियासत को, इस हुक्मरानों को तागूत करार देते रहे, इनको एक तरह से गैर इखलाकी और गैर शरई हुक्मरान करार देते रहे हैं। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो लोग जो आज भी मजहबी सियासत कर रहे हैं, वो उलमा जो आज भी हमारे पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो हुकूमत के बारे में यही राय रखते हैं आज भी। इसलिए ये एक दो अमली सी और दो नज़रियाती तरह की कैफियत पैदा हो गई है जो उलमा के अंदर, जिससे उनको निकलना पड़ेगा, वरना उनके उसकी वजह से उनका जो क्रेडिबिलिटी का इशू है उनके लिए बहुत संगीन होता चला जाएगा। माजी में इस तरह के मुतअद्दिद फतवे जारी किए गए लेकिन खुदकुश हमले भी जारी रहे और मजहबी इंतहा पसंद ग्रोहों की तरफ से रियासत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद भी जारी रही, जो इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि मुआशरे में इन उलमा की आवाज़ बहुत कम लोगों को मुतासिर करती है। उलमा ने उस वक्त अपनी इफेक्टिवनेस खो दी जब वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। उनका असल मनसब ये था कि वो रियासत के अंदर, माशरे के अंदर लोगों को अंजार करें, ख़बरदार करें, लोगों को दीन की दावत दें, लोगों को ये बताएं कि उनको अल्लाह के हुज़ूर में पेश होना और अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना है। ये पैगम्बराना मनसब है। पैगम्बर इसीलिए आते हैं कि लोगों को आखिरत का अंजार करें, आखिरत के बारे में ख़बरदार करें। पाकिस्तान के उलमा ने बदकिस्मती से अपना ये काम छोड़कर पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पसंद किया
उन्होंने इक़्तिदार के खेल में खिलाड़ी होना पसंद किया। इसके नतीजे में दीन का सियासी इस्तेमाल होना शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर। लोगों ने सियासी मकासद के लिए दीन को इस्तेमाल किया, उलमा ने इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में उनकी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन खोती चली गई। और आज सूरत हाल ये है कि जब वो फतवा दे दें रियासत के मामले में, इज्तिमाई मामलात में, तो लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। उलमा अगर ये चाहते हैं कि उनका असर रसूख कायम हो, उनके फतवे की आबरू कायम हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने उस असल काम की तरफ लौट जाएँ जो मुसलमान माशरे में इससे पहले भी उलमा करते रहे हैं, और अपने आप को पावर पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर लें। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी ज़ी शऊर शख्स इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि ख़ुदकुश हमले किसी भी मज़हब के तहत जायज़ हो सकते हैं। दूसरी बात, रियासत की तरफ से या उलमा की तरफ से इस नौइयत के बयानात आना महज एक अलामत को फ़ाइट करने के मुतरादिफ़ है, यानी असल मसले की तरफ ये नहीं जा रहे हैं। असल मसला पाकिस्तान में कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन का है। लोग इबहाम का शिकार हैं कि आया जो ख़ुदकुश हमले करते हैं और जिस अंदाज़ में उसको जवाज़ पेश करते हैं वो वाकई काबिल अमल चीज़ है, मानने वाली बात है कि नहीं है। कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन आ रही है रियासत की तरफ से, उलमा की तरफ से भी, और एक साथ साथ ख़ास तौर पे मदारिस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिस नौइयत का दर्स दिया जाता है, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के मदारिस हैं, उसमें से जो सोच उभर के आती है वो एक इंतहा पसंदाना सोच आती है, और वो किसी एक ख़ास लम्हे पे, ख़ास लेवल पे जाके वो इंतहा पसंदाना सोच मुमकिन है ख़ुदकुश हमलों की हिमायत में भी तब्दील हो जाए। तो ज़रूरत इस अमर की है पाकिस्तान में कि जितने भी मकातब फ़िक्र के मदारिस हैं वो मिल के वो बयानिया जो कि इन तमाम मदारिस में से निकल रहा है उसको कुछ रिफ़ॉर्म करने की कोशिश करें, चाहे वो दावत इस्लामी है, चाहे रायविंड है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है। सब मुसलमानों को मज़लूम करार देते हैं, सब जिहाद को जायज़ करार देते हैं, सब उन लोगों को ख़िलाफ़ इस्लाम समझते हैं जो मुनकर हो जाते हैं या एक मज़हब में आके बाहर चले जाते हैं। जब तक इन उमूर पे एक आलिमाना अंदाज़ में एक नया बयानिया सामने नहीं आएगा, इस नौइयत के फतवे मुअस्सर साबित नहीं हो सकते। खुदकुश हमलों में आने वाली हालिया कमी की बड़ी वजह कबायली इलाकों में बड़े पैमाने पर होने वाली फौजी कार्रवाइयों को करार दिया जाता है। फौज के दावों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान फौजी कार्रवाइयों में तालिबान के मुतअद्दिद ऐसे ठिकानों को तबाह किया गया जहाँ वो खुदकुश हमला आवरों को तरबियत देते थे। देखिए, इसकी बुनियादी बात यह है कि जो यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, एक तो सबसे बड़ी वजह वही है। दूसरा ये था कि जो है उसके अलावा जो है जैसे दूसरा मरहला जो है जो जिसको हम कहते हैं रद्दुल फसाद, उसका भी एक असर हुआ है कि जिसमें आपको जो है वो नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, तो उसमें यकीनी तौर पे उसमें कमी आई है, लेकिन उसमें कोई उलमा का कोई रोल नहीं है इस चीज़ के कमी लाने पे। जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका एक असर आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी तक है कि क्या ये एक इस चीज़ जो कमी आई है वो बरकरार रखी जा सकेगी या नहीं। माजी में जारी किए जाने वाले फतवे इसलिए भी गैर मौसर रहे कि मुआशरे में उलमा की आवाज़ अब इतनी मुतासर कुन नहीं रही। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी उलमा गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सियासी जोड़ का हिस्सा रहे हैं, जिनकी वजह से इनका मुआशरे में असर मुसलसल कम होता रहा है। 2 बड़े असबाब हैं जिसकी वजह से हमारे उलमा अपनी सोसाइटी से इर्रेलेवेंट हो गए हैं। एक बड़ी वजह तो यूँ ही कि 1979 के बाद जब पाकिस्तान में एक जहाद मूवमेंट उठी और अफ़गानिस्तान में हमने सोवियत यूनियन को बतौर रियासत मुज़ाहम होने का फ़ैसला किया, तो हमने इसको जहाद का नाम दिया। और उस वक्त रियासत की सरपरस्ती में बहुत सारी गैर सरकारी, गैर हुकूमती तंजीमें बनी जो जहाद की कंसेप्ट को लेके चल रही थी। इस कंसेप्ट की आबियारी उलमा ने की, उलमा उसकी पुष्ट पर खड़े हुए, उलमा ने उसके हक़ में फतवे दिए, उलमा ने उसकी तायद की, और यूँ उसके नतीजे में एक जहाद का कल्चर पाकिस्तानी सोसाइटी में पैदा हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टेट की तरजीहात जब बदलना शुरू हुई और फिर वो जहादी तंजीमें जो कायम हुई थी उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंडिपेंडेंट होना शुरू किया, रियासत के दायरे से, रियासत की तंजीम से निकलने का फ़ैसला किया। तो उसके बाद वो एक मसला बन के खड़ी हो गई रियासत के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। तो उस वक्त उनको री थिंकिंग प्रोसेस उनके यहाँ हुआ और ये बात कही जाने लगी कि अब किस तरीके से इन तंजीमों को ख़त्म किया जाए।
अब फिर उलमा की खिदमत के लिए बात की गई और उनसे कहा गया कि वो फतवा दें। वही उलमा जो उससे पहले जहाद के हक़ में फतवा देते थे, जो उनकी तायद में फतवा देते थे, अब जब रियासत ने उनसे ये चाहा कि वो उसके ख़िलाफ़ फतवा दें, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए अब दो ही सूरतें थी कि या तो वो अपनी पुरानी बात पर खड़े रहें, और या तो ये है कि वो अगर नई बात कहें तो फिर उनको क्रेडिबिलिटी का इशू उनके लिए खड़ा हो जाए। सुना चाहिए दोनों तरह के तबकात फिर उलमा में पैदा हुए। एक वो खड़े हो गए उस सारे फ़िक्र के साथ, जैसे आपको मालूम है कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मज़ई जैसे बड़े उलमा जो हैं उसके साथ खड़े हुए। इसी तरह आपके सामने जामिया रशीदिया जैसे बड़े इदारे कायम हुए जिसमें बड़े उलमा की सरपरस्ती में लोग थे और जिन्होंने जहादी तंजीमों को, जहादी फ़िक्र को कबूल किया। उस मौके पर उलमा ने खुलकर जो उनको मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसकी वजह यही थी कि 1979 के बाद वो जो मौक़िफ़ अख्तियार कर चुके थे उससे रजू करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मिसाल के तौर पर अभी जिस फतवे का बहुत चर्चा है 2 रोज़ पहले जो दिया गया, इसमें ये बात कही गई कि जहाद जो है वो सिर्फ रियासत कर सकती है। ये बात उस वक्त हम जैसे तालिब इल्म कहते थे और बहुत सारे उलमा और भी कहते थे कि जहाद रियासत के हाथ में होना चाहिए और उसको प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, तो उस वक्त ये उलमा उस प्राइवेटाइजेशन ऑफ जहाद के हक़ में खड़े थे। चुनांचे क्रेडिबिलिटी का इशू है मेरे नज़दीक जो उलमा को दरपेश हुआ उस वक्त, और अभी तक सूरत हाल ये है कि वो फतवा तो जारी करते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का वक्त होता है कि किसी ख़ास ग्रोह पर, किसी ख़ास तंजीम पर उसको अप्लाई करें, तो आज तक उसको अप्लाई करने के लिए वो तैयार नहीं। आज से 5-6 साल कबल जब पाकिस्तानी शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही थी, उस वक्त तकरीबन ये रिलीजियस स्कॉलर्स बिल्कुल इर्रेलेवेंट, गैर मुतल्लिक होकर रह गए थे सूरत हाल से। या तो ये बिल्कुल खामोश थे और अगर बोलते थे तो सुसाइड बॉम्बिंग्स की और मिलिटेंट्स की जस्टिफिकेशन फराहम करने के लिए बोलते थे। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों की फौजी कार्रवाइयों में तालिबान और दूसरे दहशतगर्द गिरोहों की तरबियती मराकज़ को तबाह किया गया है, लेकिन तालिबान ने ये मराकज़ अब अफगानिस्तान के इन इलाकों में कायम कर लिए हैं जहाँ वो पनाह लिए हुए हैं। वहाँ पर नहीं करते, लेकिन जहाँ पर ये चले गए वो ज़्यादातर आप देखें कि जो खैबर तिरा वाले वो निंगरहार में चले गए, ममंद वाले कुछ निंगरहार में, कुछ कुन्नड़ में, बाजौड़ वाले, स्वात वाले। तो जहाँ पर उनको एक टाइम मिलेगा कि वो बिल्कुल सेट हो जाएं, ट्रेनिंग करें, उनके पास फंडिंग हो, उनको जो है ना लोग रिक्रूट कर सके, वहाँ पर उन्होंने ज़रूर बनाए होंगे। तभी आप देख रहे होंगे कि ये अहरार के कुछ खुदकश बम्बार अभी भी आते हैं अफ़गानिस्तान से, लाहौर में धमाका कर देते हैं, तो वहाँ पर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने अफेक्टिव, मुवस्सर और जितने वो ताकतवर यहाँ पर थे जबकि उनकी कबायली इलाके में, अभी वो उनकी वो सलाहियत कमज़ोर हो गई, ख़त्म नहीं हुए लेकिन कमज़ोर हो गए। लेकिन ये बात यकीनी है कि फ़ौजी कार्रवाइयों के बावजूद तालिबान की तरफ से कायम करदा खुदकुश हमला आवरों की तरबियत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका। अब भी ये निज़ाम कायम है और खुदकुश हमले हो रहे हैं। देखिए, ये तो ख़त्म तो नहीं हो सकता है। जैसा अभी बात हो रही है कि इसमें तो एक लिहाज से जब आप एक्सट्रीमिज़म फैलाते हैं, लोगों के ज़हनी तौर पे आप एक चीज़ को करते हैं कि ये तरीक़ेकार सही है, यानी आप मज़हब को फैलाने में या जो भी मकासद आपको है फैलाने में, उसके लिए जो है इस किस्म की कार्रवाई करना जो है ऐन मज़हब के रूह से सही है। तो वो चीज़ जब होती है, जब आप एक फ़र्ज़ कीजिए किसी आप ऐसी जगह पे, मदरसे पे हो जाए या कोई और ऐसी जगह हो, मस्जिद में हो जाए, जहाँ पे आपसे जो है वो कहा जाए कि फ़लाना जो है शहीद हो गया है जिसने ये हरकत की है, तो उसके बाद जो है वो आप ज़हनी तौर पे उनको तैयार कर रहे होते हैं। फिर तो 1-2 आदमी की ज़रूरत होती है जो कि आपको वो सिर्फ जैकेट पहना देता है, वो आदमी की ज़रूरत होती है, वो तो कहीं पे भी बैठा हो सकता है, जो कि क्या कहते हैं आपको उसमें जो है वो एक लिहाज से एक्सप्लोसिव भर के वो भेज देता है, ट्रिगर कर देता है। लेकिन मसला ये आता है कि ये चीज़ कहना कि ख़त्म हो जाएगी फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे पे, या जो है ये जैसे हम अब जो बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेज पे आपने जो है बहुत सारे क्रैकडाउन भी किए, लेकिन असल मसला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आप उनके जो एक सोर्सेज हैं उसको ख़त्म नहीं करें। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज यही हैं कि जब आप लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं कि ये चीज़ सही है
और आप जो है ख़ुद एक मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाते हैं लोगों को, उसकी रोकथाम अगर नहीं होती है तो ये तो फिर दोबारा लौट के भी आ सकते हैं। ये एक वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे कम हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर हमको इसको ख़त्म करना है तो फिर जो उनके सोर्सेज हैं, उनके जो असल जो एक लिहाज से ज़राए हैं जिसकी वजह से ये सुसाइड बॉम्बर बनते हैं, या वो कि अगर इंतहा पसंद तंजीमें या इंतहा पसंद जो एक ग्रोह जो है वो अगर मौजूद रहता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है, तो फिर जो है जैसी स्टेट कमज़ोर होगी या जो है उस किस्म का जो है कार्रवाई बंद होंगी तो फिर दोबारा भी आ सकते हैं। देखें, ग्रास रूट लेवल पर जिसको ये ख़ुदकश हमलावर बनाते हैं, एक तो वो जो है ना उसकी उम्र इतनी नहीं होती, उसकी तालीम नहीं होती, उसको एक ख़ास तरीके से ये मोटिवेट करते हैं। उसके बाद उसको ये एक जब पहले उसकी ट्रेनिंग करके फिर एक आदमी के हवाले कर देते हैं और उसका दूसरे लोगों से रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो आदमी इसकी ब्रेन वाशिंग करता है उसको। इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में दोनों जगहों पर वहाँ पर इन्होंने एक तस्वीरों में एक जन्नत का माहौल पेश किया होता था, बनाया होता था कि जब तुम जैसे ही तुम उड़ोगे नहीं, तुम उसी वक्त जन्नत में पहुंच जाओगे। तो वो उसका कच्चा जहन होता है। और इसमें इसका ये भी नहीं है कि अमीर है गरीब है, या वो एक उसमें इनके पास टेक्निक है मोटिवेट करने की। इनके स्पेशल जिस तरह कारी हुसैन था, वो ये एक्सपर्ट समझते थे कि वो जिस तरह का लोगों को ये कन्विंस कर सकता है बच्चों को कि जाकर अपने आप को उड़ा दो, तो ये जो है ना, हो सकता है कि जो ऑलरेडी पहले से उनके पास है उन पर इसका असर ना हो, लेकिन ओवरऑल जो मदरसे में हज़ारों लाखों स्टूडेंट और तलबा पढ़ रहे हैं उनके ऊपर हो सकता है इसका असर। ऐसे में उलमा के फतवे बेमानी होते हुए नजर आते हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता 30-40 सालों के दौरान उलमा मुसलसल मफाद परस्ताना सियासत का हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी साख बुरी तरह ख़राब हुई है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ समाजी सतह पर रवायत है वो ये कि उलमा की राय का लोग एहतराम करते थे। ख़ासतौर पर दीन के मामले में जब कोई फतवा दे दें, जब कोई राय दे दें तो उनकी राय को लोग एहतराम करते थे। लेकिन जब उलमा पावर पॉलिटिक्स में एक खिलाड़ी के तौर पर दाखिल हुए, जब सियासत का हिस्सा बने, तो उसके बाद उनके जो मामलात थे वो फिर दिगरगू होना शुरू हो गए। बस आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस मुल्क में वज़ीर आज़म थी तो उलमा की तरफ से और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो उस वक्त सियासी प्लेटफॉर्म भी बना हुआ था, उसकी तरफ से ये फतवा आने लगा कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने एक औरत को वोट दिया, उसको मुल्क को वज़ीर आज़म बना दिया। इसका मतलब ये है कि उलमा जब अपने दायरे में रहते हैं तो लोग उनका एहतराम करते हैं। जब अपने दायरे से निकल कर पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं तो फिर वो अपना असर और रसूख खोते चले जाते हैं जो उनको समाज में पहले से हासिल है। मिसाल के तौर पर अभी भी आप किसी आदमी को मसला दरपेश है कि रोज़ा टूट गया है, रोज़ा बाकी बचा है, नमाज मेरी हुई या नहीं हुई, तलाक हुई या नहीं हुई, वो उलमा के पास जाता है और वो समझता है कि इसमें दीन के मामले में उन्हीं की बात को उसको माननी चाहिए। लेकिन जैसे ही पॉलिटिक्स की बात होती है, जैसे ही स्टेट क्राफ्ट की बात होती है, तो फिर वो उलमा की बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी आम बात यह है कि तालिबान की जानिब से इंतहा पसंदी के हक में मुकदमा इन दलाइल की बुनियाद पर बनाया गया है जो मुल्क के मशहूर उलमा की तरफ से दिए जाते रहे हैं। ये उलमा दीन की असल में जो ताबीर पेश करते रहे हैं, हमारी जहादी तंजीमें, हमारी अस्करी तंजीमें उसी पर खड़ी हैं। इसको बात को अगर आप जानना चाहें तो तालिबान का एक ख़त है जो उलमा के नाम उन्होंने लिखा था। 6 सफ़े के ख़त में उन्होंने अपना पूरी दीनी मुकदमा कायम किया। उन्होंने बताया कि ये वो दीन है जो आपने हमको सिखाया, आपके सिखाने के बाद हम मैदान में निकले हैं, अब आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमारी पुष्ट पर खड़े हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि इनका असर रसूख नहीं था, यही दीन था, यही ताबीर थी जो उन्होंने उनको सिखाई और वो उसको लेके मैदान में निकल आए। जब निकल आए तो उसके बाद अब उलमा की ज़िम्मेदारी थी कि या तो उसको गलत कहते अगर उनके नज़दीक गलत ताबीर थी, या फिर फिक्री तौर पर उनके पीछे खड़े हो जाते, जैसे मसलन मुफ्ती शामज़ई सब खड़े हो गए थे। बाकी उलमा नहीं खड़े हुए। उन्होंने अगरचे वही दीन जो उलमा ने बयान किया था उसको अख्तियार करके तालिबान की कुव्वत वजूद में आई और उन्होंने अपने ख़त में बहुत क्लैरिटी के साथ वो पूरा मुकदमा बयान कर दिया कि ये है वो दीन जो आपने हमको सिखाया था, अब आप हमारे पीछे नहीं खड़े और अब आप बताइए कि आपकी दीनी ज़िम्मेदारी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि उलमा के यहाँ ये जो एक मदाहनत और इस तरह का रवैया अख्तियार किया उन्होंने, उसके बारे में जो एक तासुर पैदा हुआ, फिर उलमा अपना जो असर रसूख है उसमें दिन ब दिन वो कम होता चला गया।
कबायली इलाकों में एक अरसे तक ऐसे तरबियती मराकज कायम रहे जो मकामी उलमा की सरपरस्ती में काम करते थे और इन तरबियती मराकज में खुदकुश हमलावर तैयार होते रहे। देखो, होनी तो चाहिए पॉलिटिकल वैल्यू, लेकिन मैं नहीं समझता, एक तो बहुत देर हो गई है। मसलन ये है कि ये तो इस किस्म के बयानात जो हैं वो पहले आने चाहिए थे, जब ये उरूज पे थी। उस वक्त तो एक खौफ की फ़िज़ा फैली हुई थी और जिसमें मैं खाली इनको ख़ुद भी कतराते रहते थे, कोई ना कोई जो है एक उसका जवाब ज़रूर बना देते थे। यही उनमें से बहुत सारे उलमा जो जिनके नाम आए, उनमें से ही बहुत सारे लोग खामोश रहे थे, या कम से कम उनमें जो है ये बात तो यहाँ तक चले जाते थे, कोई ना कोई जवाब बना देते थे उसको। वो एक लिहाज से जो है उसको सपोर्ट कंडोन तो नहीं करते थे पब्लिकली। असल मसला ये आता है कि एक फ़िज़ा थी, उसको तोड़ना था उस वक्त जबकि इस किस्म की कार्रवाई हो रही थी। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें, ऐसे उलमा भी मौजूद थे जिन्होंने उस वक्त जो है ये कहा और उसके नतीजे में जो है उनको शहीद भी कर दिया गया। आपको याद होगा मुफ्ती सखी हसन जान जो है, जो कि बहुत बड़े एक लिहाज से आलिम थे, एक सियासी रहनुमा भी थे, वहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जीत चुके थे। तो उन्होंने जब ये बात की थी उस वक्त, मैं ख्याल ये कि 2003 या 2004 की बात है या इसी दौरान की, जबकि ये चीज़ शुरू हुई थी, जब उन्होंने इस बात का कहा था कि ये गलत है इस्लाम में, तो उनके ही जो एक लिहाज से कहा जाए कि शागिर्दों में से किसी ने जो है उनको ख़त्म कर दिया था। तो मसला ये, उससे एक और भी कई मिसालें हैं जो कि इस किस्म के उलमा थे जिन्होंने वाकई जो है उस वक्त खड़े होकर बात की थी, उसके ऊपर जो है वो उनको जो है हमले भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि जो अब जो बयान आया है वो तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त होता है इम्पैक्ट पड़ने का, अब जो है जब आप कहें कि जो हज़ारों लोग यहाँ पे जो है इसके निशाना बन चुके हैं, तो उस वक्त खामोशी जो इख्तियार करना, तो मेरे ख्याल में एक जुर्म था। वो देखें, उसकी उनके पास उन्होंने टनल्स बनाए हुए थे, सुरंगें बनाई हुई थी, जो भी थे, और वो ये चीज़ करने में कामयाब क्यों हुए? आप देखें, स्वात में भी थी, नॉर्थ में भी थी, साउथ वज़ीरिस्तान में थी, बाजोड़ में। जिस जिस जगह पर उनको वक्त मिला है कि जहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की है, वो इलाका उनके कंट्रोल था जिसमें फ़ौज भी नहीं जा सकती थी। तो उनके पास इतना वक्त था कि वो ये टनल बनाए, उसको उसमें वाशरूम बनाए, उसमें हवा का इंतज़ाम करें, बेस्ट कम्युनिकेशन हो अवेलेबल हो उनके पास। उसके बाद उनका मीडिया का एक सिस्टम हो। वो सारा उस वक्त तक हो सकता है जब आपको कोई छेड़े ना और आप एक जगह पर मुस्तकिल हों। तो ये हर जगह बनी हुई थी जो हमने देखी हैं। बाजोड़ में आप देखें, स्वात में देखें, नॉर्थ में भी आप देखें, तो ऐसा सुरंगे सिस्टम था कि जिसमें आप एक जगह से दाखिल होते हैं और वहाँ से आप घर की तलाशी फ़ौज ले ले। वो एक कालीन के नीचे एक रास्ता है और वो जाकर एक दुकान में निकलता है जो बाहर बाज़ार के अंदर दुकान है। तो ये उन्होंने हर जगह किया हुआ था और हर जगह पर जो ये मरकज़ जिसको बोलते थे उसमें उन्होंने ये भी बनाया हुआ था ये ख़ुदकश बम्बार तैयार करने का, क्योंकि ये उनके पास सबसे एक मौसर तरीका है कि एक लड़का जा रहा है, उसके पास वो उसने बांधी हुई है और वो कहीं भी घुस सकता है मोबाइल जाकर, और वो मैक्सिमम नुकसान करके इनका जो मकसद होता है उसको वो पूरा करता है। गुज़िश्ता 4-5 सालों के दौरान ट्राइबल एरियाज़ में मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान सुसाइड बॉम्बिंग की तमाम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया गया है, लेकिन शहरों में ये मसला अब भी मौजूद है। सुसाइड बॉम्बर्स के हैंडलर्स और वो लोग जो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स के माहिर हैं, वो भी स्लीपर सेल्स के तौर पर शहरों में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। इसके अलावा माहिरीन के राय में इन फतवा का वक्त अब गुजर चुका है। देर तो ये देखें, बात सुने, जब ये कार्रवाई हो रही थी, जबकि आपके हर रोज़ ऐसे कई जो है वो कार्रवाइयाँ होती थी जिसमें लोग बाकायदा जितने जो है एक शहीद हो रहे थे, एक आम इंसान, एक बच्चे, बूढ़े और जो है इस पे जो औरतें, उनको आप मार रहे थे। तो उस वक्त तो बोलना चाहिए था, उस वक्त जो है उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करनी थी। अब मसला ये आता है कि जब आपको ये महसूस होता है कि शायद आप ज़्यादा सिक्योर हैं, तो शायद बयानात आप देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक बात आती है कि बहुत बड़े, यानी अभी भी देखना है ये है कि ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है कि सुसाइड बॉम्बिंग हराम है, यकीन तौर पे हराम, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप उन चीज़ों को भी तदारुक करें कि नैरेटिव उनका काउंटर बनाए कि सिर्फ तशद्दुद की कोई कार्रवाई भी जो है किसी तरीके से जो है एक लिहाज से जो है आप हथियारों का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, तशद्दुद का इस्तेमाल
किसी भी मकसद के लिए वो जायज़ नहीं है। तो इसके लिए और एक्टिव रवैया अख्तियार करना चाहिए। लेकिन अब भी बाज़ ऐसे सिक्योरिटी माहिरीन पाकिस्तान के माशरे में पाए जाते हैं जिनके मुताबिक इन फतवों की अफादियत अब भी मौजूद है। इन माहिरीन के मुताबिक ये फतवे इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये कबायली इलाकों में तालिबान की सियासी और माशरती हमायत के खात्मे के लिए ज़रूरी साबित होते हैं। मेरा तो ख्याल है कि नई चीज़ इस तरह है कि पहले भी लोग देते रहे, लेकिन वो इनफरादी तौर पर। और आपने देखा होगा कि ये जो दहशतगर्द हैं, जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, इनका सबसे ज़्यादा टारगेट वो लोग होते हैं जो इनकी कार्रवाई के ख़िलाफ़ फतवा देते हैं, उलमा। बाकी लोगों की उनको परवाह नहीं है कि एक मॉडर्न जैसा आदमी है, वो टीवी पर बोल रहा है सूट पहन कर, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। इनका चूँकि ये इनके बेसिक नज़रिए को काउंटर करते हैं इस्लामी तालीमात से, तो ये जो है ना उनके ख़िलाफ़ होते हैं। आप उसमें इन्होंने लोग मारे हुए हैं। आप अफ़गान तालिबान देखें कि उन्होंने जिस मौलाना ने उनके ख़िलाफ़ फतवे दिए उसमें से बेहिसाब को उन्होंने टारगेट किलिंग में मार दिया है। तो ये इफ़ेक्टिव इस तरह है कि एक तो इसमें सारे मकतब फ़िक्र के लोग थे, फिर ये इस्लामी तालीमात से उसको वो करते हैं, तो उसका इनके पास तोड़ नहीं होता। तोड़ उनके पास हर एक चीज़ का है, लेकिन वो कहते हैं कि जी इनका लोग असर कबूल करेंगे। दूसरी बात यह कि इसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो कि मदारिस चलाते हैं। तो अगर आपका एक मदारिस का जो मुंतज़िम है और वो अपने जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनको ये बात बताता है कि जी आप जो है ना ये ख़ुदकश हमला करना और रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, जब तक हुकूमत खुद ये फ़ैसला ना कर ले तो आप जिहाद नहीं कर सकते। तो ये एक पॉजिटिव चीज़। हाँ, मुझे इसलिए लगता है कि मुख्तलिफ है कि एक तो इस तरह का 31 उलमा मुख्तलिफ मतलब मसलिक के मुख्तलिफ मदरसों के वो एक ऐसे पॉइंट में मुत्तफ़िक हो गए हैं और उन्होंने इसको एक यूनिवर्सिटी में इसका ऐलान किया है। और इसका ये देखें कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसका असर होगा कि एक मौलाना समीउल हक ने इसकी मुखालफत कर दी है कि जी ये नहीं उनको करना चाहिए था, वो नहीं करते। हालांकि उनको पता है कि जी ख़ुदकश हमला इस्लाम में कहीं भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप तालिबान की जो पाकिस्तान के TTP थे उनके अगर आप वो तालीमात सुनते तो वो हर एक चीज़ को जायज़ डिक्लेयर करते थे और उसके लिए उनके पास इस्लामी जो सोर्सेज हैं, चाहे वो इब्न इस्हाक़ है, इब्न साद है, वाक़दी है, तबरी है, या फिर कोई हदीस है चाहे वो ज़ईफ़ हो, या वो बैंक की रॉबरी को भी उन्होंने जस्टिफाई किया है। वो उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को काफ़िर डिक्लेयर करना भी, और उन्होंने उसके मुतल्लिक़ वाक़यात बयान किए इस्लामी तारीख़ से। तो ये जो है ना, जब आपका एक आलिम 31 आलिम जिनको लोग समझते हैं कि इनका इस्लाम के मुतल्लिक़ इल्म है, जब वो एक बात करते हैं तो इसका असर होगा। ये मेरी अपनी लेकिन सबसे आम बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक अमली इक़दामात फतवों से ज़्यादा ज़रूरी साबित होते हैं। मैं समझता हूँ कि अमली इक़दामात फतवों से ज़्यादा ज़रूरी हैं। अमली इक़दामात ये हैं कि आप क्या मदारिस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वहाँ पे जो नसाब पढ़ाया जाता है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ़ आउटलेट्स हैं उसको जिस अंदाज़ में इंतहा पसंद इस्तेमाल करते हैं कि आपका उस पर कंट्रोल है कि नहीं है। अभी आपने ख़बर भी पढ़ी होगी कि किस तरह 35-40 इस किस्म की वेबसाइट्स फ़ेसबुक पे चल रही हैं। तो असल मसला इस नौइयत का खामोशी के साथ कंट्रोल है। दबंग ढंडोरा पीट के ये काम करने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि जितने भी रियासती इदारे हैं उनको मिल बैठ के ये सोचना होगा कि अगर तो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि इसकी जड़ क्या है, तो मेरा ख्याल है उसका इलाज फिर आसानी हो जाएगी, फिर फतवों की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। जिन उलमा ने सख्त मुश्किल वक्त में तालिबान के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए, इनको कत्ल कर दिया गया। देखिए 2009 में या 2008 में मौलाना हसन जान को पेशावर में कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल सबसे पहले ख़ुदकुश हमलों की मज़म्मत की थी। इसके बाद इस नौइयत के हमलों की मज़म्मत का एक सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। अब ये भी सोचना होगा
कि ये जो फतवे जारी होते हैं इनका मुखातब कौन है, ये किसको एड्रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि आम पाकिस्तानी, गालिब अक्सरियत पाकिस्तानियों की ख़ुदकुश हमलों के हक़ में नहीं है। लिहाजा ये जो फतवे वगैरह जारी होते हैं, मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से शायद एक आधी फ़ीसद इशारिया 2% लोग हों शायद मुतासर हो जाते हो इस किस्म की सोच, लेकिन ख़ुदकुश हमले करने के लिए आप कोई ज़ी शऊर शख्स इस्तेमाल नहीं होता है। तजर्बा मेरा काफ़ी सारी तफ्तीश से ये साबित हुआ है कि बिल्कुल 15, 16, 14 साल के बच्चों को मनशियात दे के, इंडोक्ट्रिनेशन उनकी करके, जहनी ब्रेन वॉशिंग करके, तन्हाई में रख के उनको इस काम पे आमादा किया जाता है। शऊरी ज़िंदगी में मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स ख़ुद को उड़ाने पे आमादा होगा। वो जो लोग थे इत्तेफाक से, वो या तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए जो एक मुतबादल बयानियाँ दे सकते थे, जो एक मज़हब की एक वो ताबीर दे सकते थे जो इसकी नफ़ी पे मबनी होती और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर मबनी होती। उन्होंने अपना कुछ इल्मी काम किया भी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मार दिया गया, डॉक्टर फ़ारूक ख़ान जैसे लोग। कुछ लोग हैं जो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, जावेद अहमद गांधी साहब जैसे लोग। तो रियासत बदकिस्मती से उन लोगों को वो प्रोटेक्शन फ़राहम नहीं कर सकी जो एक जवाबी बयानियाँ फ़राहम कर सकते थे। उसकी वजह से अगर आप सोसाइटी में आज देखिए तो आपके पास उलमा का कोई मुतबादल तबका या फ़र्द जो है वो दिखाई नहीं देता। 31 उलमा ने सरकारी सरपरस्ती में फतवे जारी किए और ये उलमा इन शहरी इलाकों में रहते हैं जहां कबायली इलाकों के मुकाबले में सिक्योरिटी खासी सख्त है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। सुसाइड बॉम्बिंग सिर्फ सिम्टम्स हैं, असल मसला मजहबी इंतहा पसंदी का है। और अलमिया ये है कि जो उलमा सुसाइड बॉम्बिंग्स के ख़िलाफ़ फतवे जारी कर रहे हैं वही इस मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी के ज़िम्मेदार भी हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।